नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित चौहान। आज हम राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री के इस तीसरे अध्याय में, पिछले अध्याय में हमने जाना था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नेहरू जी के साथ किस तरह के संबंध रहे और राष्ट्रपति का उन्होंने किस तरीके से पद का निर्वहन किया। इस तीसरे पार्ट में हम बाद के जो 3 राष्ट्रपति हुए और उस दौर के जो प्रधानमंत्री हुए उनका जिक्र करेंगे। 67 में जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने पद से मुक्त होते हैं तो देश के प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को प्राप्त होता है। बिहार के भी राज्यपाल रह चुके थे। वर्तमान में जो कांग्रेस के लीडर है सलमान खुर्शीद जी, उनके वो नाना थे और एक कद्दावर नेता रह चुके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जब 67 में राष्ट्रपति बने तो अत्यधिक उम्र उनकी हो चली थी। जब उम्र बढ़ती है, जब शारीरिक रूप से आप जब कमज़ोर होते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो क्रियाकलाप है, आपकी जो एक्टिविटी है वो बहुत सीमित हो जाती है। इस दौर में जब ये अस्वस्थ रहा करते थे तो इनकी जो दिनचर्या थी वो रायसीना हिल्स यानी कि राष्ट्रपति भवन तक काफ़ी हद तक सिमट चुकी थी। और यही वो दौर था जहाँ से देश की राजनीति में 1917 में जन्मी, नवंबर 1917 में जन्मी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का देश की राजनीति में कद जो है सो बहुत बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो प्रधानमंत्री जब बनती हैं तो बहुत ही पावरफुल तरीके से काम वो करती है, जिसके लिए आज भी इतिहास में उनका नाम जाना जाता है। तो 67 के बाद जब 69 में एक दुर्भाग्यवश हम पाते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। उस दौर में जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे बीवी गिरी जी, उनको उपराष्ट्रपति पद पे जब वो रहते थे तो जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। इस दौर में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे तमिलनाडु से जुड़े हुए के कामराज जी, और उस समय भी आज़ादी के बाद के जो लोग थे उनका वर्चस्व हुआ करता था। के कामराज जी ने आगे नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम पार्टी के तरफ से आगे किया। इंदिरा गांधी जी बीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, क्योंकि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उसमें जब वो प्रस्ताव बीवी गिरी जी के पास गया तो एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हुए बाकायदा उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, स्वीकृति दे दी। तो इंदिरा गांधी जी इस बात को ज़्यादा तवज्जो दी कि जो प्रधानमंत्री के समक्ष उनके कार्यकाल के दौरान एक ऐसा राष्ट्रपति हो जो उनके मन के अनुरूप हो। इसके लिए बीवी गिरी जी ट्रेड यूनियन के नेता रहे हैं, उन्होंने बीवी गिरी जी को चुना। अब पार्टी के तरफ से नीलम संजीव रेड्डी जी जो थे वो राष्ट्रपति पद के लिए वो निर्वाचित हुए थे। इसी दौर में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने की अपील की, वॉइस ऑफ कंसाइंस, और अपनी पसंद बीवी गिरी जी को बताया। पार्टी के अंदर यह बात फैल गई कि ऊपर से ऑर्डर किनको है राष्ट्रपति पद के लिए वोट करने का, और इसमें चूंकि राष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत से होता है। तो दूसरे राउंड की वोटिंग हुई, इसमें दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई और अंततः नीलम संजीव रेड्डी जी चुनाव हार गए और बीवी गिरी जी राष्ट्रपति बने। बीवी गिरी जी राष्ट्रपति बनने के बाद का कार्यकाल जो रहा वो समहाउ इंदिरा गांधी जी के द्वारा इन्फ्लुएंस चूंकि उनका बहुत ज़्यादा था तो ये बहुत कुछ कर नहीं पाए। 74 में जब बीवी गिरी जी पद से हटे तो 74 में पुनः 74 से 77 तक फरुखुद्दीन अली अहमद जी राष्ट्रपति बने, पुनः एक अल्पसंख्यक इस देश के राष्ट्रपति बने, और वो भी मोर और लेस उसी तरह की पद को उन्होंने निर्वहन किया। इस दौर में इंदिरा गांधी जी का कद जो था वो देश में बहुत बढ़ चुका था और मेजॉरिटी की सरकार थी। इस स्थिति में राष्ट्रपति जो थे वो बहुत पावरफुल नहीं हुए। फरुखुद्दीन अली अहमद जी के राष्ट्रपति के काल में एक बहुत बड़ा काला धब्बा जो इस देश के ऊपर आज़ादी के बाद रहा है वो 1975 की एमरजेंसी रही है।
कहा जाता है कि यह इमरजेंसी फरुखुद्दीन अली अहमद जी सिर्फ इंदिरा गांधी के कहने मात्र से उन्होंने इसके लिए अनुमति दे दिया था। उस दौर में अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग होते, जी जैसे लोग होते, तो निश्चित तौर पे वो अनुमति नहीं देते। और उन्होंने मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश तक का उन्होंने एक प्रावधान नहीं रखा कि अगर सारा मंत्रिमंडल अगर लिखित में यह दे तब हम लगा सकते हैं, ऐसा है। और इमरजेंसी की बात की जो परिस्थितियां रहीं वो हम लोग अच्छे से जानते हैं। जब 77 में इन्हें भी दुर्भाग्यवश इनका भी कार्यकाल खत्म करने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। 77 में जनता पार्टी की सरकार तब तक बन चुकी थी। नीलम संजीव रेड्डी जी चुनाव हारने के बाद आंध्रा में वो चले गए थे, जहाँ से वो ताल्लुकात रखते थे। फिर उन्हें लाया गया और वो अंततः निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। यह दौर था जब जनता पार्टी की सरकार भारत में थी। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। इसी दौर में 77 के बाद 78 के बाद जब जनता पार्टी की पकड़ कमजोर हुई, जेपी जी और अस्वस्थ हो गए। अंततः 79 में आई थिंक उनकी मृत्यु भी हो गई। पुनः मोरारजी देसाई जी के बाद चौधरी चरण सिंह कार्यवाहक प्रधानमंत्री कुछ टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए प्रधानमंत्री हुए। और 80 में इंदिरा लाओ देश बचाओ का नारा दिया गया। जब 80 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उस दौर में नीलम संजीव रेड्डी जी, जिनको वो उस दौर में नहीं चाहती थी कि ये राष्ट्रपति बने, पुनः इनके सामने राष्ट्रपति की हैसियत से सामने थे। इंदिरा गांधी जी ने बाकायदा पूर्णतः अपना जो एक कार्य प्रणाली था, जिसमें राष्ट्रपति जी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के भूमिका अदा करने से जहाँ तक हुआ रोका गया। एक उदाहरण इसमें उस समय के ब्रिटेन में चार्ल्स, वहाँ पे महारानी के यहाँ शादी थी रॉयल्स फैमिली में, तो उनको निमंत्रण मिला था। तो बीवी गिरी जी जाने वाले थे और पूरी तैयारी हो चुकी थी इनके तरफ से, बड़े खुश भी थे। तो सडनली इंदिरा गांधी जी के द्वारा पीएमओ के तरफ से आदेश आया ऊपर से कि ऐसा है कि मैडम उधर ही जा रही हैं विजिट करने, आपके द्वारा जो दिया गया गिफ्ट है सो मैम दे देंगी, देश का खर्चा भी बच जाएगा, आर्थिक वहन कम होगा। चूँकि राष्ट्रपति जब चलता है तो एक बहुत बड़ी पूरी टीम चलती है उनके साथ, तो वो कहीं ना कहीं हमें ही जनता के पैसे पे ही वो सारा खर्च होता है, तो वो भी बच जाएगा। अंततः ये वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए। आगे चल के भी इसी तरह की चीज़ें होते रही। फिर 82 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया। 82 में जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उस समय प्रथम सिख राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य ज्ञानी जैल सिंह को प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्ञानी जैल सिंह भी उसी तरीके के राष्ट्रपति साबित हुए, बहुत सशक्त राष्ट्रपति नहीं रहे। और जब 80 में इंदिरा गांधी जी, एक भिंडरावाला प्रकरण का यहाँ पे स्वर्ण मंदिर पे हमला का यहाँ पे जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चीज़ें इनसे जुड़ी हुई है। 80 से पहले खालिस्तान के जो मांग करने वाले नेता थे भिंडरावाला, उनको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रश्रय दिया हुआ था। जब 80 में यह पुनः सत्ता में आई इमरजेंसी के बाद, तो इन्होंने वैसी गलती को दोहराना उचित नहीं समझा जिस वजह से यह सत्ता से बाहर गई थी। तो इन्होंने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, ऐसा आरोप लगता है कि इन्होंने एक बैकअप दिया करती थी ये उस तरह के बढ़ावा को। तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए और इसकी कॉन्फ्लिक्ट की परिणति 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार के तौर पे देखा जाता है, जब स्वर्ण मंदिर पे हमला हुआ। और विडंबना देखिए कि जिस सिखों की सबसे पवित्र भूमि, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने उसका स्थापना किया था, और इतनी पुरानी वो गुरुद्वारे और पूरी छत बिछत हो गई थी। शुरू में इनको आश्वस्त किया गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, भवन को नुकसान नहीं होगा, जो भी चीज़ें है उसको सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन जो परिस्थितियां बनी उस हिसाब से वो अपने बात पे कमिटेड नहीं रह सके। और कहा जाता है कि फिर वो रात भर बेचारे कॉल करते रह गए पीएमओ को, राजीव गांधी जी को, ऐसे ऐसे लोगों को, लेकिन कहीं से कोई इनको सपोर्ट नहीं मिला। उनकी बेटी ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि हम अपने पिताजी को इतना असहाय, हेल्पलेस कभी नहीं देखे जितना स्वर्ण मंदिर में जिस दिन हमला हुआ था उस रात को देखे। और पूरी रात उन्होंने जिक्र किया कि वो टहलते हुए और जाग के गुजारे कि शायद कोई सॉल्यूशन निकल जाए। बाद के प्रकरण में हमें पता है कि अंततः अक्टूबर में 1984 में उसी का एक परिणाम रहा कि इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है।
इंदिरा गांधी जी की हत्या होने के बाद पुनः भारी मेजॉरिटी से चुनाव होता है और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी जी उस दौर के एक बहुत ही सशक्त और पावरफुल लीडर्स हुए। टू 400 से ऊपर, मतलब एक बड़े प्रचंड बहुमत से ये सत्ता में आए थे, क्योंकि सिंपैथी वोट जो थी वो इनको मिला था और इसका इन्होंने बाकायदा इस्तेमाल भी किया। बहुत अच्छे अच्छे काम इनके दौर में किए गए, कोई डाउट नहीं है। बिना कोई पार्टी सपोर्टर हो के देखे कि एलपीजी का जो एक शुरुआती चरण है वो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान देखा गया। पंचायती राज व्यवस्था को लेके उन्होंने काम किया और वर्तमान जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उनके पिताजी लक्ष्मी मल सिंघवी जी, वो फाइनल ड्राफ्टिंग की। ये सब उन्हीं के दौर में यह काम हुआ। ग्लोबलाइजेशन हो गया, एलपीजी वाला काम हो गया, इसके साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि जो कंप्यूटर की जो शुरुआत है, जो ये आईटी सेक्टर में इतना ग्रोथ जो हुआ, उसकी नींव उन्होंने ही रखी। जो आज एक बड़े पैमाने पे उस समय के जो वामपंथी विचारधारा के लोग जो थे, उन्होंने विरोध किया था कि इससे लेबर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, रोजगार ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज आईटी जो है भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। हम बहुत यहाँ से जो हम निर्यात करते हैं उसमें आईटी, सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें दूसरे देशों का हम सॉफ्टवेयर तैयार करके देते हैं, उनकी ट्रैफिक सिस्टम और ऐसे ऐसे उनके काम को लेके इंडिया में सॉफ्टवेयर बनती है, हम उसे दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी का भी योगदान रहा है। वो जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ उसी तरह के संबंध रखे। सीधा पीएमओ से राष्ट्रपति के बीच एक हॉटलाइन टाइप का सिस्टम शुरू हो गया था। उनको ऑर्डर ऊपर से पीएमओ से आते थे कि ऐसा है, इसको सिग्नेचर कर दीजिए, ऐसा है, इनको नियुक्ति कर दीजिए, और इसी तरह की चीज़ें होती रही। आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा भेजा भी नहीं जाता था बाहर दूसरे देशों में विजिट करने के लिए। और कई बार ज्ञानी जाल सिंह पहल भी करते थे कि अरे हम वहाँ पे गए हैं, आप आइए, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ऐसा ऐसा। हालांकि बाद के दिनों में जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने थोड़ी सी लिबरल एक रुख रखा और धीरे चीज़ें सुदृढ़ हुई। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जी भी दोबारा राष्ट्रपति नहीं बने और अंततः उनका जो कार्यकाल है वो 87 में ख़त्म हो गया। ये सब दौर था। बाद के दौर में वेंकट रमन जी 87 से 92 तक थे, 92 से 97 तक राष्ट्रपति थे। इस दौर में के बाद की जो दौर है, हम अगले अध्याय में पार्ट 4 में हम फिर से एक देखते हैं कि यहाँ पे जो देश की जो राजनीतिक व्यवस्था बदलती है और उसमें जो व्यक्ति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनता है, उस दौर में किस तरह के संबंध थे, हम अगले अध्याय में हम उसकी बात करेंगे। नमस्कार।